गुड इवनिंग, डीजी बोथ चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि कंट्रोल यूनिट का पार्ट है सीओए के सब्जेक्ट से। तो पहली बात आती है कि पाइपलाइन होता क्या है। आप ये देख रहे हैं कि आपको एक इमेज दिख रही है जो कि एक इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन है। तो जिस तरह से असेंबली लाइन में क्या होता है कि सबसे पहले जो ये टू व्हीलर है उसका एक चेसिस जिसको बोलते हैं, बॉडी जिसको बोलते हैं, वो एक वर्कशॉप में लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट वर्कशॉप में वो पास होता है, वहां पर सेट लगाई जाती है एंड फिर आगे क्योंकि उसका जो बॉडी है अब उस पर इंजन फिट किया जा सकता है तो इंजन लगाते हैं और इस तरह से ये फिर आगे अलग अलग वर्कशॉप में होते हुए आप देख रहे हैं ये कन्वेयर बेल्ट है, इसके थ्रू होते हुए फाइनली हमें टू व्हीलर मिलता है। सिमिलरली वैसे ही सेम एनालॉगस कंप्यूटर में जो पाइपलाइनिंग का मतलब है कि अगर कोई ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन को अगर हम डिकम्पोज कर पा रहे हैं सीक्वेंस ऑफ सब ऑपरेशंस में और वो सब ऑपरेशंस डिफरेंट सेगमेंट्स में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इस तरह से कि एक सेगमेंट का काम हुआ तो उसके बाद से वो उसका रिजल्ट दूसरे सेगमेंट में आ गया, फिर दूसरे सेगमेंट में कुछ प्रोसेसिंग हुई, एग्जीक्यूशन हुआ, वो उसका वहां का रिजल्ट आगे वाले सेगमेंट में पास हो गया, इस तरह से। और हमें फाइनल रिजल्ट तब मिलेगा जब वो पूरा जो हमारा ऑपरेशन था वो डिफरेंट सेगमेंट से पास होते हुए फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा। सिमिलरली जैसा आप यहाँ इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन में देख रहे हैं कि हमें फाइनल टू व्हीलर कब मिलेगा, जब वो डिफरेंट सेगमेंट्स या एरिया से होते हुए आएगा और हर एरिया में कुछ पे कुछ काम हो रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट यूज किया जाता है इनसाइड द कंप्यूटर्स। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करिए ये एक्सप्रेशन है ए आई और बी आई का मल्टीप्लिकेशन होना है और उसके बाद उसमें सी आई ऐड होना है। तो ए बी सी ये नंबर्स हैं और यहाँ पर जो ए बी सी के हम समझ सकते हैं कि तीन सेट हैं। ए में 7 नंबर्स हैं, बी में 7 नंबर्स हैं और सी में भी 7 नंबर है और इन पे हमें काम करना है, मल्टीप्लाई और ऐड ऑपरेशन करना है और इन नंबर्स पे करना है। मतलब पहले A1 B1 C1, A1 B1 को मल्टीप्लाई करना है और C1 में ऐड करना है। सिमिलरली A2 B2 मल्टीप्लाई करना है और फिर C2 को उसमें ऐड करना है। तो इसको किस तरह से हम पाइपलाइनिंग के थ्रू कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि AI का जो डेटा था वो R1 रजिस्टर में लोड करते हैं और BI का डेटा लोड करते हैं R2 रजिस्टर में। उसके बाद क्योंकि उनका इन दोनों R1 और R2 में AI और BI का डेटा है, उनका मल्टीप्लिकेशन होना है तो हमें इसको मल्टीप्लायर के थ्रू पास करना होगा। तो ये मल्टीप्लायर के थ्रू पास हो गया। उसके बाद आपको ये AI हमें एक्सप्रेशन में यहां लिख देता हूं, AI BI और प्लस हमें CI करना है। तो उसके बाद मल्टीप्लायर में वो कंटेंट मल्टीप्लाई हो गया A और BI और यहाँ R3 में लोड हो गया। इसी टाइम पे हमें CI डेटा हमने R4 में लोड कर लिया। अब हमें ये डेटा हमें R3 में है, AI और BI का मल्टीप्लिकेशन और CI में हमारा R4 में CI का डेटा है। इसको हम ले आते हैं एडर के इनपुट्स में और यहाँ पर इनका एडिशन होगा और फिर रिजल्ट हम स्टोर कर लेते हैं R5 में। तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में कर सकते हैं कि एक सेगमेंट ये है जिसमें कि A1 B1 का डेटा R1 R2 में आ रहा है, फिर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरे सेगमेंट में ये लोड हो रहे हैं R3 और इनका डेटा R3 में लोड हो रहा है और CI का डेटा R4 में लोड हो रहा है। और तीसरा सेगमेंट ये जिसमें एडिशन हो रहा है और R5 में डेटा लोड हो रहा है। तो हम डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ देख सकते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये है कंटेंट ऑफ रजिस्टर्स इन पाइपलाइन। तो सेगमेंट 1 3 सेगमेंट है, वही सेम एग्जांपल है
और ये क्लॉक पल्स नंबर है इस कॉलम में। तो पहले क्लॉक नंबर पे क्या हो रहा है कि R1 और R2 में A1 और B1 का डेटा आया। सेकेंड क्लॉक में A2 और B2 का डेटा सेगमेंट 1 में आया और A1 और B1 का डेटा अगले सेगमेंट पे पास हो गया। तो ये सेगमेंट 1 से सेगमेंट 2 में, सेगमेंट 2 से सेगमेंट 3 में, और फाइनली हमें रिजल्ट कब मिलेगा, जब वो सारे सेगमेंट से पास हो जाएगा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो क्लॉक पल्स नंबर 2 पे क्या हो रहा है कि A2 B2 सेगमेंट 1 में आया और A1 B1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेगमेंट 2 में, और वो स्टोर लोड हो रहा है R3 में, और उसी टाइम पर C1 का डेटा R4 में आ रहा है। तो ये सेगमेंट 2 में हो रहा है। क्लॉक पल्स नंबर 3 पे देखिए A3 B3 डेटा आ रहा है और A2 B2 जो पहले सेगमेंट 1 में थे वो सेगमेंट 2 में आगे बढ़ेंगे और उनका वहां मल्टीप्लाई होगा और R4 रजिस्टर में C2 का डेटा आ जाएगा। और सेगमेंट 3 में, अब देखिए सेगमेंट 3 में क्या होगा, ये जो हमें इसके पहले सेगमेंट में A1 और B1 का मल्टीप्लाई हुआ, अब इस सेगमेंट में A1 और B1 का मल्टीप्लाई और C1 उसमें ऐड हो जाएगा। तो यानी कि हमें पहला जो रिजल्ट हमारा है वो यहां मिल जाएगा क्लॉक पल्स नंबर 3 पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर एक क्लॉक के बाद हमें क्या हो रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। यहां रिजल्ट मिल रहा है, फिर यहां मिल रहा है, यहां और लास्ट में हमें यहां रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि हमें 9 क्लॉक पल्स में हमें पूरा रिजल्ट मिल गया। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर पाइपलाइन, and we can say that any operation which can be decomposed into a sequence of sub operations can be implemented by a pipeline processor। तो एक पाइपलाइन प्रोसेसर के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर वो ऑपरेशन डिकम्पोज किया जा रहा है सीक्वेंस ऑफ सब ऑपरेशंस में। तो यहाँ पर देखिए एक 4 सेगमेंट पाइपलाइन आपको दिखाया गया है, और 4 सेगमेंट्स का मतलब हुआ सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। हर सेगमेंट में कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं और ये रजिस्टर्स हैं जो दो सेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं। और ये है क्लॉक, और ये क्लॉक रजिस्टर्स से रजिस्टर में इनपुट्स हैं। ये लोड होगा, डेटा कब लोड होगा, तो ये इनपुट यहां से पहले सेगमेंट में जा रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ इनपुट, और सेगमेंट 1 में प्रोसेसिंग होने के बाद वो रिजल्ट R1 में गया। R1 के बाद वो S2 में सेगमेंट में गया जहां पर कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद उसका रिजल्ट R2 में स्टोर हुआ। R2 से डेटा सेगमेंट 3 में, सेगमेंट 3 से फिर वो सेगमेंट 3 में प्रोसेस होने के बाद R3 में, और इस तरह से होते हुए वो डेटा फाइनली R4 में आ जाएगा और यहाँ पर हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको बोल रहे हैं 4 सेगमेंट पाइपलाइन। तो सेगमेंट्स के बीच में रजिस्टर्स हैं जो इनको सेपरेट करते हैं, और ये पूरे मिल के क्या बने हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं और रजिस्टर्स। एक स्पेस टाइम डायग्राम अभी हम लोग समझते हैं। तो इसमें एक टास्क आता है। टास्क को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि द टोटल ऑपरेशन परफॉर्म्ड गोइंग थ्रू ऑल द सेगमेंट्स इन द पाइपलाइन। कितना टोटल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जब किसी पाइपलाइन के सारे सेगमेंट्स के थ्रू वो गुजरा। स्पेस टाइम डायग्राम दिखाता है कि कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है सेगमेंट का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सपोज करिए दिस इज अ स्पेस टाइम डायग्राम फॉर पाइपलाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्लॉक साइकिल को मेंशन किया जाता है, टाइम को मेंशन किया जाता है, और वर्टिकल एक्सिस में सेगमेंट नंबर्स को मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर 4 सेगमेंट ले रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4, और सपोज करिए देयर आर 6 टास्क T1 to T6, 6 टास्क है T1 to T6। तो पहले क्लॉक में T1 आया सेगमेंट 1 में, दूसरे क्लॉक साइकिल पे T2 आया सेगमेंट 1 में, और उस समय सेगमेंट 2 में यानी कि क्लॉक साइकिल 2 पे सेगमेंट नहीं, यहाँ पर T1 आ जाएगा क्योंकि पहले वो सेगमेंट 1 में था। तो T1 अभी सबसे T1 आया है, फिर सेगमेंट 2 में जाएगा T1 क्लॉक साइकिल T पे,
क्लॉक साइकिल 2 पे, क्लॉक साइकिल 3 पे एक दूसरा सेगमेंट आएगा, टास्क आएगा T3, और इसमें यहाँ पर T2 आ जाएगा, यहाँ पर T1 आ जाएगा अगले सेगमेंट में। इस तरह से फिर 4 में यहाँ पर T4 आ रहा है, यहाँ पर T3। आप ये देख रहे होगे कि हर सेगमेंट में एक क्लॉक साइकिल के बाद टास्क कैसे मूव कर रहे हैं एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में। और T4 पे क्लॉक साइकिल 4 पर T1, सॉरी यहाँ पर T1 है, ये T1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर T2 आ जाएगा, यानी कि हमें 4 क्लॉक साइकिल के बाद एक टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट बाद हमें T2 यहाँ मिलेगा कंप्लीट, T3, T4, T5 एंड T6। तो आप कर सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9 क्लॉक साइकिल में हमें पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सो कंसिडर देयर इज अ सेगमेंट हैविंग k सेगमेंट्स। एक k सेगमेंट पाइपलाइन है और क्लॉक साइकिल टाइम है Tp और देयर आर n टास्क टू बी परफॉर्म्ड। सो फर्स्ट टास्क T1 विल रिक्वायर k Tp, क्योंकि उसको k नंबर ऑफ सेगमेंट से पास होना है और हर क्लॉक साइकिल का टाइमिंग है Tp, तो k Tp में पहला टास्क कंप्लीट होगा। रिमेनिंग जो n माइनस टास्क होंगे वो हमें उसका रिजल्ट मिल रहा होगा हर एक क्लॉक साइकिल के बाद, और दे विल कंप्लीटेड आफ्टर अ टाइम इक्वल टू n-1 Tp। सो वी कैन से दैट टू कंप्यूट n टास्क, अगर n टास्क को हमें कंप्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ k सेगमेंट पाइपलाइन, सो टोटल क्लॉक साइकिल विल बी रिक्वायर्ड k प्लस n-1 क्लॉक साइकिल्स। सपोज करिए इसी के लिए जैसे हमने अभी लास्ट वाला एग्जांपल देखा, इसके लिए हमारे यहाँ पर टास्क थे 6 टास्क थे और सेगमेंट थे 4, तो हमें कितने क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ी? तो फॉर्मूला में भी अगर हम रखें k प्लस n-1, k मतलब 4 प्लस n-1 दैट इज 5 -1 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो यानी 9 क्लॉक साइकिल में हमारा पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। स्पीड अप एक रेशियो होता है जो कि ये दिखाता है कि अगर कोई नॉन पाइपलाइन यूनिट है और एक पाइपलाइन यूनिट है तो कितना हमें एडवांटेज होता है, उसको बोलते हैं स्पीड अप। सो इफ देयर इज ए नॉन पाइपलाइन यूनिट and it is taking time equal to tn to complete each task, so n टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक नॉन पाइपलाइन यूनिट ntn लेगा। और अभी हमने देखा कि अगर पाइपलाइनिंग के थ्रू कर रहे हैं तो वो लेता है k प्लस n-1 Tp। सो इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं स्पीड अप, दैट इज कि नॉन पाइपलाइन कितना टाइम ले रहा है डिवाइडेड बाय पाइपलाइन कितना टाइम ले रहा है, इसी को बोलते हैं स्पीड अप रेशियो। सो दिस ऑल इन दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पाइपलाइन क्या होते हैं। तो हमें 2 टाइप्स के देखेंगे, उसमें अरिथमेटिक पाइपलाइन एंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू।